बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स सेक्शन को और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे 2003 के पेपर की। वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक करें और शेयर करें और इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में आपके पास जो है ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको प्रेशर दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर की यूनिट है, तो इसलिए हमारे पास P1 हो जाएगा। इसी तरह टोर भी प्रेशर की यूनिट है, तो ये हमारे पास P2 हो जाएगा। अच्छा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टोर जो है ये हमारे पास सेम होते हैं। एटमॉस्फेयर अलग होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 760 टोर। ये कन्वर्जन है एटमॉस्फेयर से टोर में। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो कन्वर्जन है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 ATM इज इक्वल टू 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपोनेंट में लिखे तो ये आपके पास हो जाता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये इनिशियल प्रेशर है P1 और ये फाइनल प्रेशर है P2। इसी तरह ये इनिशियल वॉल्यूम है V1। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, तो आपको V2 फाइंड करना है। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमें दो क्वांटिटीज़ दी हो किसी भी फॉर्मूले में, जैसे दो क्वांटिटीज़ दी है P1 P2 मल्टीप्लाई में और V2, तो हमें यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये दोनों सेम यूनिट है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टोर ये दोनों हमारे पास सेम यूनिट है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब आप P1 की जगह आप यूज़ करेंगे 280, V1 की जगह यूज़ करेंगे 400, P2 की जगह आप यूज़ करेंगे, P2 आपको दिया गया है 780 और आपको V2 फाइंड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर बताइए। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 400 और फिर डिवाइडेड बाय है 780। तो आपके पास आंसर आएगा 143.58। ये हो जाएगा 143.58 मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ भी मिलीलीटर यूनिट है इसलिए यहाँ भी मिलीलीटर यूनिट होगा। तो आप इसमें देखेंगे तो C जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। अब बॉडी मास आपको दिया गया है m और वेलोसिटी दी गई है और 1 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड जो है वो आपको हाउ मच इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। तो मास और वेलोसिटी तो आपको दी है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो आपके पास हो जाएगा 1/2
मास की जगह आपके पास आएगा 2 kg और वेलोसिटी की जगह आपके पास आएगा 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 1 जूल आंसर आएगा। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आपको वेलोसिटी दी है तो इसलिए अब आपको इसी वेलोसिटी को यूज़ करना है। ओके, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क डन के बराबर होता है। ये हमारे पास कहलाता है, ये न्यू बुक से अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखते हैं माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। इसके अलावा और किस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके पास? वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसके अलावा एक है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और जब फ्रिक्शन होता है, इन केस ऑफ नो फ्रिक्शन, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन केस ऑफ फ्रिक्शन आपके पास हो जाता है प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये आपके पास एक वर्क एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की दी हो और काइनेटिक एनर्जी दी हो, और आपको कहा जाए कि बॉडी ऊपर से डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी और काइनेटिक एनर्जी में उसका गेन होगा, तो आप फ्रिक्शन का अमाउंट मालूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पे आपके पास आ सकते हैं सवाल। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था, लेकिन अभी न्यू बुक है उसमें इसके बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के, वर्क एनर्जी थ्योरम के, और एक आपके पास है वर्क एनर्जी, ये जो आपके पास है इसको कहा जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। इसको आप वर्क एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हो। इस पूरी इक्वेशन का नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन। यहाँ आप लिख देते हैं mgh, यहाँ आप लिखते हैं 1/2 mv², और यहाँ आप लिख देते हैं FH, फ्रिक्शन का वर्क। कभी कभार हमें इसमें से वेलोसिटी फाइंड करनी होती है। अच्छा, कभी कभार हमें इस फॉर्मूले की जगह हमें सिंपल दे देता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की जगह रख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में k.E रख देते हैं, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में W लग देते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी आपको दी गई है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है। व्हेन इट इज ड्रॉप काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, काइनेटिक एनर्जी दी है, और आपसे वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास है 200 और काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 160, और वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस या वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, तो आपको वर्क मालूम करना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह आपके पास 200 आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की जगह 160 आ गया, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी W आपको फाइंड करना है। तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाके ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के MCQs आ सकते हैं न्यू बुक में। इस चैप्टर की जो वीडियो है ये है चैप्टर नंबर आपके पास है 5, और इसकी कंप्लीट वीडियो जो है न्यू बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 5 से आया है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के, और इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाउडनेस ऑफ साउंड, ये मैंने लास्ट पेपर में डिस्कस किया था। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस जो है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड के ऊपर। आपको मैंने कहा था किसी की स्पीकर का साइज़ बड़ा हो तो उसकी आवाज़ तेज़ होती है,
दूसरा वो तेज़ बोलेगा तो तेज़ आवाज़ होगी, तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, और पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लाउडनेस इज डिपेंड ऑन, अगर एक ऑप्शन होता है एम्पलीट्यूड नहीं होता, अच्छा दोनों ऑप्शन दिए हुए तो इसमें से एक सेलेक्ट करना है, यहाँ एक ऑप्शन और भी होगा बोथ ए एंड बी, तो वो करेक्ट आंसर होता। लेकिन अभी आपको एक ही ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। लाउडनेस इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी वाइल पिच इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी है, लेकिन ज़्यादातर इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड था। चैप्टर नंबर 12 है आपके पास न्यू बुक में अकाउस्टिक का। ओके, चैप्टर नंबर 12 अकाउस्टिक्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, तो बीट्स जो है ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन की वजह से आपके पास क्या होता है, जब दो साउंड में एम्पलीट्यूड का फर्क होता है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दो चीज़ें याद रखें। एक एम्पलीट्यूड वेरिएशन याद रखें कि एक साउंड ऐसा है, एक साउंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दो साउंड में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का फर्क होगा, तो वो आप जब वो आपस में मिलते हैं तो इससे बीट्स बनता है। और जो बीट्स होता है वो क्या होता है, जब भी दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले साउंड आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में ऐसी वेव बनेगी। अब इस वेव में क्या क्या ऐसी खासियत है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, कभी ज़्यादा है। तो बीट्स जो बनता है वो दरअसल एम्पलीट्यूड वेरिएशन से बनता है। जब बनता है तो उस वेव्स के एम्पलीट्यूड वेरिएशन होती है, लेकिन वो कैसे बनता है, कौन से साउंड से बनता है, जिनमें फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होगा थोड़ा सा, बाकी एम्पलीट्यूड सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगी, सारी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा। तो वो साउंड जब आपस में मिलेंगे तो बीट्स बनेगा। अब जब बीट्स बन जाएगा तो फिर क्या होगा, कभी आपको मैक्सिमम लाउडनेस मिलेगी, कभी मिनिमम लाउडनेस मिलेगी, कभी मैक्सिमम मिलेगी, कभी मिनिमम लाउडनेस मिलेगी। ओके, तो बीट्स जो है वो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है बीट्स का, उसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन होती है। लेकिन बीट्स बनता कैसे है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स। अगर आपने एक मूवी देखी है कपिल शर्मा की मूवी, उसमें दो सिस्टर्स आते हैं, टू ट्विंस सिस्टर है, तो उनकी आवाज़ की लाउडनेस बिल्कुल सेम होती है, उनका पिच भी सेम है क्योंकि दोनों खातून बात कर रहा है, सही है। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलता कि वो कौन सी सिस्टर बोल रही है। तो उसकी वजह क्या है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन। उसकी वजह क्या है कि वो दोनों साउंड सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, थोड़े सी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है, ये नेचुरल फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने कभी भी दो चीज़ें सेम नहीं बनाई हैं, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो बहुत कम फ़र्क है उनमें, जब भी ट्विन्स होते हैं उनमें बहुत कम फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसी का, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बीट्स बनता है। और जब बीट्स बनता है आप उनकी आवाज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, उनमें बीट्स आपको ऑब्जर्व होगी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। द कलर ऑफ लाइट, कलर जो है वो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी से हम बताते हैं, फ्रीक्वेंसी से भी बताते हैं, वेवलेंथ से भी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी और एंड वेवलेंथ। ये भी लास्ट पेपर से आया है, ये दोनों सवाल लास्ट पेपर से आए हैं। तो लास्ट पेपर जो इस चैनल पे है, जो एनईडी का सॉल्व करवाया था फिज़िक्स का, उसमें आपको ये दोनों सवाल मिल जाएंगे। तो कलर ऑफ लाइट इज़ डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो चेंज नहीं होता, जबकि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। यही वेवलेंथ का ड्रॉबैक है। तो इसलिए जो कलर ऑफ लाइट है वो हम ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी से बताते हैं एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो फिर बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट, अगले सवाल में आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पूछी है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पीड ऑफ लाइट की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये अच्छी बात है कि आपको पता है, लेकिन ये आप लोग को सेकंड ईयर में आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया।
अब ये बहुत आसान पेपर है, मुश्किल सवाल पूछेगा तो स्पीड ऑफ लाइट किसने बताया? तो सबसे पहले हमें मैक्सवेल इक्वेशन से पता चला। मैक्सवेल जो है उसकी इक्वेशन थी 1/√1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर पर एम्पियर मीटर, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। जबकि एप्सिलॉन नॉट आपके पास कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट आपके पास कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा 2.9999 एक्सपोनेंट 8। तो जब 2.99 को राउंड करेंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमें मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, मैक्सवेल ने आपको कहा था कि लाइट जो है इस कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 चीज़ें उसने बताई, एक वेलोसिटी के बारे में हमें बताया, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट के बारे में बताया, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में। ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने बताया कि जब एक फील्ड डोमिनेंट होगी तो दूसरी नेगेटिव में डोमिनेंट होगी। ये अगर नेगेटिव में डोमिनेंट चली जाएगी तो ये पॉजिटिव में डोमिनेंट होगी। तो जो लाइट है उसकी दोनों फील्ड के जो कंपोनेंट्स है वो वेरिएट कर रहे होंगे जब भी वो मूव करेगा। तो इससे इसने एक इक्वेशन निकाली, और यही आइंस्टाइन ने इसको यूज़ किया। आइंस्टाइन ने मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ किया लाइट की स्पीड के लिए। सारे साइंटिस्ट जितने भी स्पीड ऑफ लाइट वाले, चाहे कॉम्पटन है चाहे डी ब्रोगली है, सारे साइंटिस्ट मैक्सवेल को एज अ फंडामेंटल साइंटिस्ट मानते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपके पास आपको कूलम फोर्स दी हुई है, आपको पास फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो सवाल में आपको चार्ज मालूम करना है, Q की वैल्यू मालूम करना है, और आपको F दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, दोनों सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज का मतलब है Q1 = Q2 = Q। तो आप कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, F = K, Q1 की जगह भी Q आ जाएगा, Q2 की जगह भी Q आ जाएगा, R²। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, Q से आपके पास हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय R² = F, और F की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 32x.4 ये डिवाइड बाय R² मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, K मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, K इज कॉल्ड द कूलम कांस्टेंट, एंड कूलम द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इज इक्वल टू K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये आपने ये सबसे पहले कूलम ने इसको निकाला है एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ से आपके पास Q² आ जाएगा, और जब स्क्वायर ख़त्म करके रूट लगाएंगे तो आपके पास Q आ जाएगा, और आप सॉल्व करें तो आपके पास ये वाला आंसर होगा 11.93 मिली कूलम। मिली जो है वो आपके पास है एक्सपोनेंट -3, अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आंसर आया। अब अगले सवाल की तरफ। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और द इमेज साइज इज 2 times द ऑब्जेक्ट साइज। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P मालूम करना। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है HI/HO = Q/P। तो जब HI आपके पास बराबर है, ये दोनों मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन।
वैसे एक सवाल न्यू बुक में फर्स्ट ईयर में कट चुका है, लेकिन आपके मैट्रिक क्लास में इंक्लूडेड है, तो इसलिए आप इसको लाजमी करें ताकि क्या पता आ जाए। लेकिन वैसे आने के चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार जो किताबें थी उसमें ये फर्स्ट ईयर में होता था। तो इंटरटेस्ट आपके पास ज़्यादातर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही आता है, लेकिन ये कि ये मैट्रिक की क्लास में ये चैप्टर है। तो एच आई की जगह आप क्या पुट करेंगे? एच आई की जगह आप पुट करेंगे 2HO Q अपॉन P, और ये HO से HO कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2P। यानी इन सिंपल स्पीकिंग Q इज इक्वल टू 2P है, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया था वो साइज़ का कहा गया था, डिस्टेंस का नहीं कहा गया था। तो साइज़ का मतलब है हाइट। तो ये आपके अब आप लेंस फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको निकाल ले। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f की जगह आपके पास 20 आया, p की जगह p आया, और q की जगह आपके पास आया 2p। अब इसमें जो बड़ा होगा वो एलसीएम आएगा, तो इन दोनों से बड़ी वैल्यू जो है वो 2p है। तो p से p कैंसिल आउट होके आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ, और 2p से 2p कैंसिल होके 1 आंसर आएगा। ओके, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब 1/20 3/2p। अब ये 2p डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये 2p 1 से 2p हो जाएगा। 20 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 हो जाएगा, और p इज इक्वल टू 30 आंसर आएगा। यहाँ आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में आया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास आया 30 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए क्या है? आइन और न्यूटन, ये दोनों फोर्स की यूनिट है। एफ की जो यूनिट है वो है न्यूटन एसआई सिस्टम में, जबकि एफ की यूनिट होती है डाइन दूसरे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। रिमेनिंग रह गया पॉइस। तो जो पॉइस है वो दरअसल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं, आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा, एफ डी इज इक्वल टू 6π/NRV। ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है, फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। फ्लूइड स्टैटिक्स, और 7 चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। ये दो ऐसे चैप्टर है जो आप ओल्ड बुक में नहीं है, तो ये न्यू बुक के हिसाब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ये 2 चैप्टर्स पढ़े। एक का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरे का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। उसमें आपके पास स्टोक्स लॉ है। तो जो स्टोक्स लॉ है उसमें जो ईटा इस्तेमाल हो रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, और इसकी यूनिट केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं पॉइस। लेकिन जब हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, ये एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट है पास्कल डॉट सेकेंड, PA.s। ये आपसे पूछी जा सकती है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो यूनिट। देखिए आपको पढ़ाया गया था कि फ्रिक्शन जो है ये इस बॉडी का वेट है, ये इस बॉडी का रिएक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ फ्रिक्शन बनता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है डिपेंड करता है सरफेस रिएक्शन के ऊपर, और यहाँ जो आप कांस्टेंट यूज करते हैं इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, एंड म्यू इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट। यानी दो सरफेस के दरमियान जो कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, एंड इट हैज नो यूनिट। व्हाई? बिकॉज देखिए एफ ये आर डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। इस फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, तो दोनों की यूनिट न्यूटन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की नो यूनिट होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी यूनिट ये होती है। तो आपसे पेपर में दोनों से पूछे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन इन वाटर में ये अब आप देखिए साउंड वेव्स की एप्लीकेशन है। साउंड वेव्स की जो फर्स्ट ईयर की किताब में, जबकि आपके ओल्ड बुक में, न्यू बुक दोनों से आप पढ़ेंगे, तो साउंड वेव्स की ये भी एप्लीकेशन होती है कि वाटर्स में नीचे डेप्थ ऑफ ओशन फाइंड करना। इसके अलावा
साउंड्स के अंदर, वाटर के अंदर काम करना, ये सारे काम जो है किसकी मदद से किए जाते हैं? साउंड वेव्स की मदद से। वाटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, रेडार सिस्टम जितने भी होते हैं, वो साउंड की मदद से किए जाते हैं। इसके अलावा क्रैक्स इन मेटल, एक मेटल में क्रैक्स फाइंड करना है, ओके, तो ये अल्ट्रासाउंड जो है वो टेक्निक्स है, ओके। तो साउंड की बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप साउंड वेव्स की मदद से और क्या करते हैं? हाईवे में अगर कोई ओवर स्पीड कर लेता है कोई गाड़ी, तो उसको किसे पकड़ते हैं? साउंड वेव्स से। डॉपलर इफेक्ट इज फॉर साउंड वेव्स, आल्सो फॉर लाइट वेव्स। डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लाइट वेव्स, बट साउंड वेव जो है उसके लिए हमने पढ़ा था इसको। द रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट क्योंकि वो साउंड के ऊपर बेस करता है, अब साउंड वेव्स की सारी एप्लीकेशन आ गई। अब जितनी भी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है वो साउंड वेव्स की भी है, यानी रडार सिस्टम में जहाज को पहचानना कि ये रीजन में आया है, नई रीजन में आया, वो भी साउंड वेव्स की एप्लीकेशन है। वाटर में इसी, तो साउंड वेव्स की जो एप्लीकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में, आप देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12। ये शॉक वेव्स किसे कहते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से बढ़ जाए उसको शॉक वेव्स बोलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट स्पीड इज ग्रेटर, अब आपको एक बात पता है, जापान ने एक ट्रेन बनाई है जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज जाती है। जो जहाज है हमारे पास, जितने भी JF-17 हैं, जितने भी जंगी जहाज है, ये सारे स्पीड ऑफ साउंड से तेज जाते हैं, इसलिए कभी भी नीचे नहीं जाते, ऊपर जाते हैं और सीधे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। अगर ये इंक्लाइन जाए तो फिर जो है वो आपको एक आवाज़ सुनने को मिलेगी जिसका नाम है सोनिक बूम। ये जो आवाज़ है ये आपको सुनने को मिलेगी, उसका नाम क्या है? सोनिक बूम। ये कब होता है? जब कोई भी प्लेन जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से बढ़ जाए। जबकि जापान ने ज़मीन में ये एक्सपेरिमेंट किया तो ट्रेन जो है उनकी वो स्पीड ऑफ साउंड के साथ जाती है। सही है। अब यहाँ मैं आपको डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस भी बता देता हूँ ताकि वो आप देख लें। ये सब साउंड वेव्स के टॉपिक है। ये शॉक वेव्स ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू बुक में भी डिटेल से है और ओल्ड बुक में भी डिटेल से था। साउंड वेव्स में कंप्रेशन, रेरफेक्शन होते हैं। रेरफेक्शन वो वाली जगह है जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और जहाँ वॉल्यूम कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ये एप्लीकेशन ज़िले के सबसे पहली एप्लीकेशन है, डॉल्फिन जो है वो साहिल समंदर पे पहचानता है कि वो साहिल से कितना दूर है, तो ये आवाज़ अपनी इमिट करता है, वो जाता है साहिल समंदर से टकरा के, इसको पता चल जाता है कि इसका शिकार कितना दूर है इससे। इसके अलावा ये ओशन का समंदर, इसकी जो किनारा है वो इससे कितना दूर है। ये सब चीज़ें डॉल्फिन जो है वो साउंड वेव्स की मदद से करता है। इसका मतलब वाटर में है ना, तो वाटर में कम्युनिकेशन किसकी मदद से हो रही है? साउंड वेव्स की मदद से। इसके अलावा ये आपके पास है एप्लीकेशन सोनार। ये सोनार है, अल्ट्रासाउंड पल्सेस डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ डिले बिटवीन पल्स इमिशन रिफ्लेक्टेड मेजर ऑफ सी फ्लोर डिस्टेंस। ये बताता है कि भाई ये कितने गहराई में है, सी जो फ्लोर है उसका डिस्टेंस कितना है, तो ये यहाँ से साउंड वेव्स इमिट करता है ऊपर से नीचे। इस डिवाइस का नाम है सोनार। इसके अलावा रेडार्स, ये जो जहाज है हमारे रीजन में आई, एरोप्लेन हमारे रीजन में, ये एरोप्लेन हमारे रीजन से बाहर है, रेडार सिस्टम है। तो ये तीन एप्लीकेशन याद रखें, सोनार, रेडार और बेड्स की जो है। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट भी साउंड पे एप्लीकेशन है, ये भी नई एप्लीकेशन एड हुई है। कार्डियोवास्कुलर में डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कहलाते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो आपके पास है, गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू इन वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। तो इसका आंसर आपको पता होगा, गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक छोटी रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस, तो ये गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। ये गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है?
एम मीटर में, तो एम मीटर क्या है? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जबकि वोल्ट मीटर में आप एक काम ये करते हैं कि गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, ये हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज है, तो ये पूरा सर्किट ये क्या है? हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो करेक्ट आंसर है ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये आपके पास बी ऑप्शन। ये वोल्ट मीटर के लिए है। अब अगर आपको एम मीटर बोला जाता, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो ये करेक्ट आंसर है किसके लिए? फॉर वोल्ट मीटर। और अगर आपको एम मीटर दिया होता तो फिर लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये एम मीटर के लिए। फॉर्मूले भी याद रखें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V अपॉन आर जी माइनस आई जी, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, सॉरी, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फॉर्मूला होता है सीरीज रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? हाई रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ये तीन नाम है इसके। इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, सही है, ये नाम है। इसको लो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी। अगला सवाल आपके पास है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है बी डॉट डेल ए। जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा आप समझ जाएंगे कि मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। 0 बोलते हैं, मिनिमम भी बोलते हैं। सेम काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल ए, डॉट प्रोडक्ट है। तो जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे। वेबर यूनिट होती है, सही। हेनरी मैग्नेटिक इंडक्टेंस की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट होती है वेबर। ये कुछ बातें ज़हन में रखें। आपके पास है 13 अगला सवाल। दो वेक्टर्स, ये भी पेपर में आया हुआ है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6, आई डॉट आई। इस तरह आई डॉट आई 1 के बराबर होता है। 3 2 = 6, जे डॉट जे, अगेन प्लस का 6 आया, जे डॉट जे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4a के डॉट के जो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। यहाँ 1 रख, यहाँ 0 रख देंगे ए डॉट बी की जगह, ये हो जाएगा 12 -4a, और माइनस का 4a इधर आके प्लस का 4a हो जाएगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 3। 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो आपके पास 3 जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। ये कब होता है? जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल हो जाए 90 डिग्री। ये आपने सेकेंडरी के मैथ्स में पढ़ा है। इसके लिए फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का वेक्टर स्केलर का चैप्टर नंबर 2 है, न्यू बुक के हिसाब से काइनेमेटिक्स नाम है, सेकंड चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम उसे कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। आपसे एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, तो बताइए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम? हाँ शायद F = 1/2, वेरी गुड, 1/2, और इसका आंसर आएगा 0.5। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम होती है 0.5 हर्ट्ज। अच्छा, ये अगला जो सवाल है ये फॉर्मूला नीचे का है, वो यहाँ गया है। ये फॉर्मूला आप नीचे इस्तेमाल करेंगे।
ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए, जब भी इंक्लाइंड में से कोई चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, इंक्लाइंड में से, तो ये अल्फा कहलाएगा फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड होगा। तो ये आप इसको ज़हन में रखिए, ये फॉर्मूला है 45 माइनस थीटा अपॉन 2 अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। ये जो एंगल में है ये ऐसे एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को बोलते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट है। पावर की यूनिट जो है वो आपके पास होती है हॉर्स पावर, पावर की यूनिट आपके पास होती है वॉट, एक पावर की यूनिट और होती है फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम, और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर। लेकिन जो वर्क है ये एनर्जी भी बोल सकता है, वर्क और एनर्जी, तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, इसके अलावा होते हैं KWH किलो वाट आवर, इसके अलावा होती है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स है इसकी। तो ये 4 यूनिट याद रखें और कन्वर्जन याद रखें। 1 kWh किसके बराबर होता है, ये लास्ट टाइम MCQs में पूछा गया था। 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। इसी तरह 1 BTU किसके बराबर है, BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये इक्वल टू होता है 1055 जूल। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट दी हुई है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ से हमने पहचाना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमारे पास है बॉयल्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू मास नंबर, प्रोटॉन मास नंबर से और प्रोटॉन नंबर से हम आइसोटॉप्स के बारे में बताते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला गया है। क्रिस्टल की स्टडी हम नहीं करते, वो हम एक्सरे वगैरह से करते हैं। मास नंबर से हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें मास नंबर हमारे पास एटॉमिक वेट के कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डी। अगला जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी v की वैल्यू दी गई है, लेमडा दिया गया है, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v की जगह आपके पास आ जाएगा 330, आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, लेमडा की जगह 2 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 165। तो ये आपके पास है। ओके, ये अगला जो सवाल है 19, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। इसमें आपको टेम्परेचर दिए गए हैं फ़ारेनहाइट में और आपसे केल्विन में पूछा जा रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है C/5 F - 32/9 तो फ़ारेनहाइट की जगह आप रखें 122, इसमें से 32 माइनस करें, जब आप 32 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 90 बचेगा, 90 को 9 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 10 बचेगा, और ये 5 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए तो ये आपके पास हो जाएगा 50, और 50 को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसको केल्विन में जाने के लिए 273 को प्लस करते हैं। ओके, तो हम केल्विन में जा रहे हैं, तो केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को प्लस कर रहे हैं। तो बताइए क्या आंसर आएगा, 323 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, अगले सवाल में आप देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वो सवाल थे जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था। तो एंगल अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वो है 45, थीटा का फॉर्मूला, अल्फ़ा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। एंगल आपको 15 डिग्री दिया हुआ है, तो जब आप इसको रखेंगे यहाँ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 70। ये बात जहन में रखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन से है, और ये बात जहन में रखिए कि एक्स एक्सिस पे। वैसे ये ना आपके पास न्यू बुक में है और ना ही ओल्ड बुक में है ये सवाल, तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कभी कभार एक आध सवाल। वैसे ऐसे बहुत कम चांस होते थे, पहले आते थे, लेकिन अब जो है ऐसे बहुत कम होता है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो ये आपके पास हो गया 7.5, और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 37 समथिंग आएगा, तो ये आंसर है आपका। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये भी लास्ट पेपर में से आया है, तो आपको पता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। वेरी गुड। इसी तरह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम बराबर होता है टॉर्क के। तो ये अभी आपके पास फोर्स के इक्वल है, लीनियर मोमेंटम है तो फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम होगा तो टॉर्क। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमने चैप्टर 3 के सवालात में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था नहीं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन बताता है, ये स्लोप है। तो जब स्लोप होगा तो फिर एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर एरिया होगा फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। एरिया ऐसे मालूम कर रहे, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस शो करेगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करेगा? डिस्टेंस। while the slope of velocity time graph shows acceleration। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स से दो सवाल आए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास है बोथ ए एंड बी, सही है। बोथ ए एंड बी ज़्यादा सही जवाब है, ये एक्यूरेट है। तो ये ए और बी जो लगाएंगे वो एक्यूरेट नहीं है। इसी के साथ पेपर का इख्तिताम हो गया। इसी के साथ हमारे एनईडी 2003 के फ़िज़िक्स के सेक्शन का सॉल्यूशन इख्तिताम को पहुंच गया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।